जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है अब हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इससे पहले जितने भी आपके थ्योरी एक्सप्लेनेशन थे उन सभी चीज़ों को हमने जो है आपके पार्ट 4 वीडियो तक हमने जो है करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपका दर्पण में यानी कि जो दर्पण में सिद्ध होता है F बराबर R/2, इस चीज को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। कैसे सिद्ध करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI बोल सकते हैं इस चीज को। तो सिद्ध करने के लिए F बराबर R/2 आएगा या फिर बोल सकते हैं R बराबर 2F, क्योंकि एक ही होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को देखेंगे। लेकिन हाँ आपको बता दें, इस चीज को जो सिद्ध करते हैं वैसे दर्पण में सिद्ध करते हैं जहां पे हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आप अगर देखे होंगे सही से तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जहां पे हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक भी वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। यहां तक कि अगर देखें वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के छोटा भी प्रतिबिंब बनता है और अनंत दूरी पर भी प्रतिबिंब बनता है। यानी हर तरह से ऑल अंडर ऑल राउंडर अगर देखें दर्पण तो वो अवतल दर्पण है। तो हम लोग इस दर्पण में जो है यानी कि इस में जो सिद्ध करने वाले हैं, अगर दर्पण में जो सिद्ध करेंगे वो हम लोग अवतल दर्पण लेंगे। तो ये हमने अवतल दर्पण यहाँ पे एक ले लिया। तो अवतल दर्पण ले लिए, इस चीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ एक तरफ से इसको, यानी ये एक शीशा है ना, और इसके एक सतह को हम लोग रचित कर दिए। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब देखिए इस दर्पण का नाम हम कुछ देते हैं, M और N हमने इस दर्पण का नाम दे दिया। क्लियर है? अब देखिए इस दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए इससे गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। यहां तक तो आपने आप जानते होंगे। देखिए अब देखिए P और C के ठीक मध्य में क्या होता है? तो फोकस होता है। P और C के ठीक मध्य क्या होता है? फोकस होता है, फोकस बिंदु। अब अगर आप देखें तो आपको सिद्ध क्या करना है? उस चीज पे फोकस डालना है। F बराबर R/2 यानी F बराबर R/2 आपको सिद्ध करना है। अब देखिए F क्या होता है? तो P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। F यानी फोकस दूरी ना, तो P और F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी, है ना। तो यहां से हो गया यहां तक फोकस दूरी। और P और C के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो P और C के बीच की दूरी को R यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यही बताना है कि ये एक F, ये एक F यानी 2F, है ना। 2F बराबर R यानी R बराबर 2F हमको प्रूव करना है। और क्या? और ये कि F बराबर जो होता है वो R का क्या होता है? यानी पूरे R है, R का ये आधी होता है। तो F बराबर R क्या होता है? यानी F जो है वो R का क्या होता है भाई? F जो है वो R का आधा होता है। यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो ये आप जान लिए कि प्रूव क्या करना है। अब इसमें देखिए आपको पता होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे प्रतिबिंब का तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग 2 किरण लेते हैं। कितने किरण लेते हैं? 2 किरण लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं 2 किरण ही आपको लेना है। आपको नियम पता होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या नियम होता है। तो हम लोग जो है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें। आपको क्या करना है, ये देखिए एक किरण जैसे मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगा दर्पण पे, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण गया, तो ये क्या होगा? परावर्तन होने के बाद F से होकर गुजरेगा, क्योंकि दर्पण के समांतर गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस होकर आएगी। ये प्रतिबिंब बनाने का नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस होकर आएगा। तो ये फोकस होकर गुजर गया, है ना। तो फोकस होकर जब आया तो ये चीज तो आपका निकल ही गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, अब जो है आपका 2 लगभग देखें तो 2 किरण लेते हैं हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए। कितना किरण? 2 किरण। और हम लोग को जो है 2 किरण लेना है। तो 2 किरण अब कौन सा लें जो कि हमारा अभिलंब का काम करे, क्योंकि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो यहाँ पे अभिलंब बना देंगे इसको। ये हमने जो है अभिलंब बना दिया इसको, ये हो गया आपका भाई अभिलंब, है ना। तो ये अभिलंब का आपका काम कर दिया है। किसका काम कर दिया इसने? अभिलंब का। तो अभिलंब का जब ये काम कर रहा है, ये जब अभिलंब का काम ही कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर दर्पण पर सी बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है, सी बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित की जाती है तो वो जो है क्या हो जाता है? उसी पथ पर बिना मुड़े लौट जाती है, यानी उसी पथ पर लौट जाती है। ये इसका नियम होता है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और दर्पण पर हमने एक किरण ये और यानी कि उसको अभिलंब के रूप में बना दिया उसको। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं। इसका इस बिंदु का नाम हमने ए दिया, यानी ए बिंदु से किरण आया, और इसका नाम हमने डी बिंदु दे दिया। ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल सा लिखना है। क्या लिखेंगे? तो भाई कौन सा दर्पण में हमें सिद्ध कर रहे हैं? F बराबर R/2 लिखना है वो चीज। हम लोग अवतल दर्पण से, तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण
से, अवतल दर्पण से। अब अवतल दर्पण से लिखना है तो उसमें जो है हमने एम एन को क्या माना है, एम एन दर्पण है, तो यहाँ पे लिखना भी है भाई क्या, माना एम एन अवतल दर्पण है, माना एम एन अवतल दर्पण है, जिसका माना एम एन अवतल दर्पण है। अब देखिए जिसका ध्रुव क्या है, पी है, जिसका ध्रुव क्या है भाई, तो जिसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र हो गया सी, वक्रता केंद्र सी, और क्या है तो फोकस दूरी क्या हो गया एफ, वक्रता केंद्र सी, फोकस दूरी एफ, और वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया आर, वक्रता त्रिज्या आर, है ना। और अभिलंब अगर देखें तो अभिलंब क्या है डीसी, तथा डीसी अभिलंब है, डीसी क्या है अभिलंब है। इस चीज को हमने लिख दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन, एक तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा ये चीज, अगर लिख देते हैं तो अच्छा खासा देखने में भी लगता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बना हुआ है ये कुछ बना यानी देखा सा लग रहा है, यानी कि एक तरह देखें तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब है, यानी ये आपको देखें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका परावर्तन का, यानी परावर्तन का जो पहला नियम है वो सब यूज हो गया, क्या है तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये चीज तो आपने यूज कर लिया, यानी ऑलरेडी ये चीज लोग यूज हो चुका है। अब परावर्तन का यहाँ हुआ है तो परावर्तन प्रक्रिया हुआ है तो परावर्तन का दूसरा नियम अब लगाएंगे, तो परावर्तन का दूसरा नियम यहाँ लिखेंगे, परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है उसको बताइए। परावर्तन का दूसरा नियम आप जानते होंगे, आई बराबर होता है आर, आई यानी ये कौन हो गया तो ए डी सी, कौन ए डी सी बराबर कौन आर है, तो आर यही कौन है ना, तो सी डी एफ, सी डी एफ। अब देखिए ये जो है इसको हमने समीकरण फर्स्ट कह दिया, क्या कह दिया समीकरण फर्स्ट, लेकिन ये चीज कैसे हुआ, ये समीकरण फर्स्ट कह दिया, लेकिन ये चीज कैसे हुआ भाई आपको पता होगा ये चीज कैसे हुआ, तो आई बराबर आर, तो यहाँ पे लिखना है चूंकि आई बराबर आर है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब ये कोण और ये कोण तो बराबर हो ही गया। अब आप ये मानते हैं कि ए डी और सी पी, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है एक दूसरे के समांतर है, तो वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए डी समांतर पीसी, ए डी समांतर पीसी, ए डी समांतर पीसी, ये चीज हमने लिख दिया एडी समांतर पीसी। अब देखिए ये और ये यानी ये किरण जो है, ये किरण और ये किरण जब समांतर हो, जब दो किरण समांतर हो तो उस पर अगर इस तरह का रेखा कटता है तो उसका कोण, यानी ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर होता है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, यहाँ का कोण बराबर यहाँ का कोण। तो सेम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अगर ये कटा है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये और ये रेखा क्या है समांतर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और यहाँ से ये किरण हमने मान लिया इस तरह से काटा है, तो ये किरण यानी कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी ये कोण आई तो ये कोण भी आई, है ना, ये कोण 30 डिग्री का तो ये कोण भी 30 डिग्री का, इस तरह से जो है क्या हो गया बराबर। यानी कि अगर अब लोग देखें तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया एक तरह से बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी, क्या लिख रहे हैं कोण ए डी सी बराबर कौन क्या ए डी सी बराबर कौन क्या हो जाएगा डी सी एफ, यानी सी और डी कौन तो बराबर हो गया ना, तो डी सी एफ, कौन डी सी एफ, ये हो गया समीकरण सेकंड। क्यों बराबर हुआ भाई, तो आपको पता होगा एकांतर कोण की वजह से ना बराबर हुआ, तो चूंकि एकांतर कोण है आपको लिख देना, चूंकि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये क्या हो गया बराबर हो गया। अब बताइए जब एकांतर कोण से बराबर हो गया तो ये अगर आप देखें ध्यान से तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड वाले को LHS और LHS क्या हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो रहा है बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो क्या कौन CDF बराबर कौन DCF, ये हो गया आपका कौन CDF बराबर कौन DCF। ये चीज आपने निकाल लिया, यानी ये आपका हो गया एक तरह से प्रॉपर्टी, क्या हो गया डी और कौन सी क्या हो गया आप एक तरह से बराबर। जब कौन डी और सी बराबर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन डी और कौन सी जब बराबर है, यानी कि ये त्रिभुज में डी कौन और सी कौन बराबर है, जब किसी भी त्रिभुज का दो कौन बराबर होता है तो उसे हम लोग कौन सा कौन कहते हैं भाई, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो कौन बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, इसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज DCF, त्रिभुज DCF एक समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज DCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताइए जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि CF बराबर क्या लिख सकते हैं हम, DF लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, तो CF बराबर DF। तो CF बराबर हमने DF लिख दिया। अब क्या करेंगे, दूरी मापेंगे इसको, यानी CF बराबर DF है, इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे देते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पे, यहीं पे निकल गया, यानी बन चुका है CF की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, PC में से अगर PF घटा देंगे CF निकल जाएगा दाएं से। लेकिन DF, ये DF कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता होगा कि दर्पण में जो दूरी मापा जाता है वो P बिंदु से मापा जाता है। तो DF कैसे निकालेंगे दूरी, कोई चांस नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो D बिंदु अगर यहाँ पे होता तो हम लोग जो है शायद निकाल लेते, क्योंकि D बिंदु अगर इसके निकट आया था तो DF बराबर PF हो जाता है ना। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, D बिंदु P के अत्यंत निकट है, ऐसा मानेंगे यहाँ पे। तो ये इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट अभी कह देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे, क्या मान के चलेंगे, अतः, या फिर यहाँ पे लिखेंगे माना D बिंदु P के अत्यंत निकट है। जब D बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, D बिंदु जब P के अत्यंत निकट हो जाएगा तो DF बराबर क्या हो जाएगा, PF। DF बराबर PF, यानी PF बराबर हम DF लिख सकते हैं। PF बराबर DF, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। PF बराबर हम लोग DF लिख सकते हैं। अब देखिए PF बराबर DF हो गया, तब तो निकल जाएगा धान से, क्या निकलेगा, देखिए ये समीकरण हम लोग सेकंड का देते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड था, तो इसको हम लोग जो है थर्ड नाम देते हैं, थर्ड नाम देखिए। ये इसको जो है हम लोग फोर्थ नाम देते हैं। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से। अब समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड में RHS यानी दायां पक्ष और 4 में दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर है, यानी यहाँ भी DF यहाँ भी DF, तो CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CF बराबर PF। अब देखिए CF की दूरी निकालना है ना, तो CF की दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, PC में से PF घटा देंगे, तो इधर हो गया PF, है ना। तो PC में से PF घटाना है ना, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PF है तो PF माइनस का PF उस पार जाएगा तो प्लस का PF। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, एक PF जोड़ एक PF तो 2PF, है ना। तो PC, P और C यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, क्योंकि P और C के बीच की दूरी को R कहते हैं, तो R हो गया, और बराबर 2, और PF यानी P और F के बीच की दूरी को F। तो ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रूव, है ना। तो R बराबर 2F, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये किस में है, गुना में, तो इस पार आएगा तो भाग में, R/2 बराबर F, यानी F बराबर R/2। ये चीज़ क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार जो है इसे रिपीटेड देखिए, आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो है हम लोग क्या करेंगे, m बराबर -v/u जो है उसको अब हम लोग सिद्ध करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है m बराबर -v/u उसको सिद्ध करेंगे दर्पण में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सिद्ध होता है। तो सिद्ध करना है क्या, m बराबर -v/u। और दोस्तों आपको पता है कि सबसे ऑलराउंडर दर्पण में ही किसी भी चीज को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे ऑलराउंडर दर्पण आपको पता होगा क्या है, तो अवतल दर्पण। तो हम लोग यहाँ पे उसका एक चित्र बना लेते हैं अवतल दर्पण का। ये हमने अवतल दर्पण का चित्र जो है बना लिया। इसको एक तरफ से क्या करना पड़ता है, रजतित करना होता है सिल्वर नाइट्रेट से। तो हमने इसको रजतित कर दिया, ठीक। अब बताइए ये दर्पण है ना, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, P। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, क्लियर है। अब ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, क्लियर है। तो इससे गुजरने वाली यानी वक्रता केंद्र और P से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो C और P के ठीक मध्य में क्या स्थित रहता है, तो F स्थित रहता है। तो F यहाँ पे हमने लिख दिया, यहां तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं, चलिए ये हो गया आपका F बिंदु, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो भी आपका निकलना है वो लिख देते हैं। पहले आप इसको समझिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। m बराबर -v/u, v का मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी, क्या होता है, वस्तु दूरी, और u का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमको आप यानी इसमें जो है आपको वस्तु भी रखना है और उसका प्रतिबिंब भी बनाना है, साथ साथ h'
एच डैश ये जो है आपका परिभाषा से है, यानी m बराबर एच डैश बटे एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। m मतलब होता है आवर्धन, है ना। तो एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा, वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु भी बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनाते हैं वस्तु, जो ताकि हम लोग को जो है ज़्यादा आसानी होता है, कहीं पर भी बना सकते हैं, तो पर भी बनेगा, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा आसानी या फिर ज़्यादा सुविधा हम लोग जो है अनंत और सी के बीच बनाते हैं, ताकि इसके बीच जो है अच्छा से बनता भी है प्रतिबिंब और लिखने में भी ठीक ठाक रहता है। तो हम लोग जो है इसके बीच एक प्रतिबिंब वस्तु हम लोग बना लिए इसके बीच। तो एक वस्तु यहाँ पे बनाए, इसका नाम हमने ए और बी दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है किरण गुजारेंगे, यानी 2 किरण लेते हैं हम लोग, कम से कम 2 किरण लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो 2 किरण लेंगे यहाँ से जो है, अगर ये इधर जाएगा यानी पी बिंदु पर, तो वो क्या हो जाएगा, बिना मुड़े इधर से आ जाएगा, है ना। तो बिना मुड़े इधर से आ गया, ये हो गया आपका कट, ठीक। ये हो गया कौन सा किरण, तो ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। अब कोई और किरण लीजिए, तो अब देखिए मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाएगी तो एफ होकर गुजरेगी, तो ये वाला ले लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर गया, है ना। मुख्य अक्ष के जब समांतर जा रहा है तो किधर होकर गुजरेगा, एफ होकर गुजरेगा, तो एफ होकर आप उस चीज को गुजार दीजिए। थोड़ा सा ये जो है ऊपर उठ के जाता थोड़ा सा, चलिए ये इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे करके भेज देते, ये हो गया आपका इस बार, ठीक। अब देखिए एफ होकर गुजरेगा, तो एफ होकर आप इस चीज को गुजार दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक। इस बार ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कटा है, यानी ऊपर यहाँ भी कटा है, लेकिन वो बिंदु आपका कटा नहीं है, बल्कि वो किरणों को लड़ते हुए जो है यहाँ से आया है ना। तो यहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे जब कटा तो यही क्या हो गया हमारा, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पे ए है तो इसको हम बोल दिए ए डैश, यहाँ बी है तो इसको हम जो है नाम दे दिए बी डैश। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए ध्यान से जरा सा, अब क्या करते हैं हम लोग, तो जो भी निकला है, जो भी वस्तु की दूरी है, जो भी प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका बी है तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं एम, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या करना है, यहां तक तो क्लियर हो गया। ये कौन सा दर्पण है, तो यहाँ पे लिख लेना अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण से। अब अवतल दर्पण से लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे अवतल दर्पण से, भाई जो जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। भी है यानी वस्तु दूरी, तो भी है तो भी लिख दिए। अब अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी यानी यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी मापेंगे, वस्तु यही है ना, तो यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी मापेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, बल्कि विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो पी और ए क्या हो गया, यानी वस्तु दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लिखेंगे, इसको लिखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या है भाई, तो वस्तु दूरी है पी और ए, पी और ए। उसके बाद है प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, इसी पार है ना, तो जब इस पार होगा तो किस में होगा भाई, वही माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे यू। और यहाँ पे क्या है ए डैश, तो पी ए डैश यानी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी यही है ना प्रतिबिंब, तो पी ए डैश, पी ए डैश। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या है एच डैश, ये भी लिख लीजिए आप, एच डैश, एच डैश। अब देखिए एच डैश मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब यही है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए डैश बटे बी डैश, ए डैश सॉरी ए डैश और बी डैश हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्या है, अब है एच, तो एच भी लिख लेते हैं। एच मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई, यानी ऊपर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ए बी। यहां तक क्लियर है, इस चीज को आपको जो है लिख लेना है, बहुत जरूरी है इस चीज को लिखना। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब मेन जो काम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कि आपको दो त्रिभुज को प्रूव करना होता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं समरूप करना होता है। अगर आप समरूप करेंगे तो ही जाके इस चीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो ही त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज लेंगे जहाँ पे वैसे हालांकि बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा त्रिभुज लेंगे जिससे क्या हो कि ये ध्रुव भी टच करे, जिससे ध्रुव टच करे और साथ साथ वस्तु भी टच करे और प्रतिबिंब भी टच करे, तो ऐसा दो त्रिभुज लेना है। तो ऐसा तो एक ये त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है।
दो ही त्रिभुज ऐसा है जो कि वस्तु को भी टच कर रहा है, प्रतिबिंब को भी टच कर रहा है और ध्रुव को भी टच कर रहा है, ताकि वस्तु दूरी मापने में आसानी हो सके, प्रतिबिंब दूरी मापने में आसानी हो सके। अब बताइए ये कौन और ये कौन क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो इसी चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कौन ए पी बी, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? तो त्रिभुज ले लीजिए पहले, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, त्रिभुज ए डैश पी बी डैश से, इस त्रिभुज से अब हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे? इसी त्रिभुज में काम कर रहे हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा सा, क्या करना है? तो ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए पी बी, कौन ए पी बी बराबर कौन क्या हो जाएगा? ए पी बी बराबर कौन क्या हो जाएगा? ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। क्यों बराबर हुआ भाई? तो ये बराबर होने का कारण है क्या? आई बराबर आर, इसी से बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये कौन और ये कौन बराबर कर लिया हमने। अब देखिए ये कौन और इस त्रिभुज में ये कौन, यानी ये कौन क्या है? 90 डिग्री है, ये कौन और ये कौन भी बराबर होगा, तो बी ए पी, कौन बी ए पी बराबर कौन क्या हो जाएगा? पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण दोनों है, इसलिए दोनों त्रिभुज में ये बराबर होगा, ठीक। अब आप जानते होंगे ये चीज क्या, कि देखिए जब दो त्रिभुज का दो कोण जब बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तब तीसरा कोण जब ऑटोमेटिक बराबर हो गया, यानी ये कोण और ये कोण जब ऑटोमेटिक बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक जब बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, यानी ये त्रिभुज जो हमने लिया था वो क्या हो गया? समरूप हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, ये चीज हो गया। अब देखिए ये समरूप का निशान ये होता है, हालांकि सर्वांगसम का निशान ये होता है, दो को नीचे इस तरह से चिन्ह, ठीक। समरूप का निशान ये हो गया। अब ये जो समरूप हुआ, क्यों समरूप हुआ? तो समरूप होने का कारण क्या है? एंगल और एंगल क्या हो गया? बराबर हुआ। तो एंगल समरूपता, एंगल समरूपता लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब ये चीज तो आपने निकाल लिया, खैर यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब आप देखिए ये जो त्रिभुज है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, समझा देते हैं यहाँ से आप इसको, ठीक। देखिए ये हमने एक त्रिभुज बनाया और ये हमने एक त्रिभुज बनाया। अब मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम ए बी सी और पी क्यू और आर है। ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, तो तीसरा कोण जो है ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ये त्रिभुज का नियम है, रूल है, ठीक। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हो तो यही समरूप त्रिभुज कहलाता है। क्या हो जाता है? जब तीनों त्रिभुज की तीनों कोण जब अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है। और जब समरूप त्रिभुज आता है तो उसके भुजाओं का भी अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो ए बी बटे में पी क्यू और बराबर हो जाएगा ए सी बटे में पी आर और बराबर हो जाएगा बी सी और बटे में क्यू आर, ठीक। ये चीज जो है क्या होता है? बराबर होता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? तो इसके भुजा लेंगे। कौन सी भुजा लेंगे? तो देखिए हम लोग वस्तु यानी ये भुजा और ये भुजा लेते हैं, तो ए बी और बटे में क्या है? तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा पी ए बराबर पी ए और बटे क्या हो जाएगा? पी ए डैश, पी ए यानी वस्तु दूरी और पी ए डैश ये हो जाएगा पी ए डैश। क्लियर है? तो ए बी, अब ये चीज आपका बन चुका है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा पलटी कर लेते हैं। इसको जब पलटी करेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को यहाँ देखिए, ए बी क्या है? तो ए बी है एच, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यही हो गया ना। तो ए बी हो गया, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच। और ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया? ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी माइनस का एच डैश, ठीक। बटे में क्या है? पी ए, तो पी ए क्या हो गया? पी ए यानी पी ए क्या हो गया? देखिए पी और ए, पी और ए, पी ए क्या हो गया भाई? तो पी ए हो गया वस्तु दूरी, यही वस्तु दूरी है ना, वस्तु दूरी। तो पी ए हो गया वस्तु दूरी, यानी कि वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग भी दे दिए थे, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो पी ए यहाँ पे क्या हो गया? यू, तो पी ए बराबर यानी पी ए क्या हो गया? यू, तो माइनस का यू
और पी ए डैश यही है ना, तो पी ए डैश क्या है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का भी, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए एच डैश, ये इसको अगर पलटी करेंगे तो इसको पलटी करने के बाद क्या आएगा, देखिए एच डैश है ना, तो इसको पलटी किए ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, बराबर क्या है, तो बराबर हो गया u बटे भी, तो इसको भी पलटी करेंगे v बटे u, क्योंकि एक पार को अगर पलटी करते हैं दूसरा ऑटोमेटिक पलटी हो जाता है। तो देखिए एच डैश बटे एच को हम लोग m लिख सकते हो, हालांकि m यहाँ माइनस में है तो माइनस लिख दिया, v बटा u, अब ये माइनस में m है उस पर चला जाएगा ये, तो माइनस का v बटे u, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज आपने जो है कंप्लीट कर लिया, यानी कि सिद्ध कर लिया हमने m बराबर माइनस भी बाई यू। अब देखिए सिद्ध करने के लिए यही चीज आपका होता है और ये जो है आपका परिभाषा के तौर पे होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को जो है समझ लिया होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अगर आपने नहीं समझा तो एक बार और रिपीटेड वीडियो देखिए, स्पीड करके आपको जो है इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।